हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क। और आप अभी हिस्ट्री का लेक्चर देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। और आज हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। और जो फ्रेंच के आने के बाद ब्रिटिश से जो उनका संघर्ष हुआ, इस क्रम में जो तीन कार्नेटिक वार होता है फ्रेंच और ब्रिटिश में, तो ये कार्नेटिक वार के बारे में आज हमें पढ़ना है। और फ्रेंच जो भारत आए, कैसे फैक्ट्री का निर्माण किया, कहाँ अपना फैक्ट्री बनाया, इसके बारे में पढ़ना है। पर इससे पहले कि हम फ्रेंच के बारे में पढ़े, हमें थोड़ी सी पढ़ने पड़ेगी अराइवल ऑफ डेन्स इन इंडिया। डेन्स का मतलब क्या होता है कि डेनमार्क के लोग जब भारत में आए तो वो यहाँ पर कहाँ फैक्ट्री बनाए, किस कारणवश भारत आए थे, इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। हम लगातार कोशिश में हैं कि आपको वन ऑफ द बेस्ट वीडियो लेक्चर मिले, आपको वन ऑफ द बेस्ट, और खुद हम इसको बनाने में काफ़ी समय ले रहे हैं, नोट्स मिले, ताकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, खास करके अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आए, बल्कि 100% क्वेश्चन यहाँ से आए। और अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ में भी आए, अगर जिस समय भी आप वीडियो देखें, क्योंकि अभी उतना तो व्यू नहीं जा रहा है। पर अगर साल भर के बाद, 6 महीना के बाद भी अगर आप ये वीडियो देखें, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हम कैसे और अपने आप को बेहतर बना सके, हम अपने लेक्चर को और कैसे आपके लिए यूजफुल बना सके। हमें आपका क्रिटिसिज्म का, कमेंट का, और जो आप हाईलाइट कीजिएगा कि हमें कैसे और बेहतर बनना है, इसका इंतजार रहेगा। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो थैंक यू भी जरूर बोलिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत भी जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए 5:35 हुआ है, सुबह में क्लास चल रहा है, तो शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है कि डेनमार्क, डेन्स जब भारत आए तो कहाँ फैक्ट्री बनाए और क्या स्थिति थी। तो ये डेन्स डेनमार्क के लोगों को बोला जाता है, और आप देखिए कि डेनमार्क यहाँ पर है। डेनमार्क इज वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री में से एक है, और अभी काफी डेवलप्ड कंट्री है, नोन फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी का जो टेक्नोलॉजी होता है, और भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध भी है। तो अभी तो ऐसी स्थिति है, पर उस समय ये डेनमार्क भारत आए थे, यहाँ के लोग आए थे फैक्ट्री बना के, इसके बारे में पढ़ना है। तो डेनिश का जो प्रेजेंस भारत में रहा है, दैट वाज रिलेटिवली माइनर कंपेयर टू इंग्लिश एंड फ्रेंच। जो इंग्लिश है, फ्रेंच है, या हम ये भी कहें कि जो डच है और पुर्तगीज है, उसके कंपैरिजन में भी जो डेन्स का प्रेजेंट रहा, द पीपल ऑफ डेनमार्क, देयर प्रेजेंस वाज रिलेटिवली लो इन इंडिया। ठीक है, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह 1616 में बनी थी। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने पहले ही देखा कि पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, पुर्तगीज सबसे पहले आए थे। इसके बाद कौन आए? इसके बाद डच लोग आए। हालांकि डच की फैक्ट्री या कंपनी कब बनी? ये 1900 ये सॉरी 1602 में बनी। उसके बाद कौन आए? ब्रिटिश आए। हालांकि ब्रिटिश की कंपनी पहले बन गई थी, कब बनी? 1600 में ही बन गई। और अब कौन आ रहे हैं? अब डेन्स आ रहे हैं। इसकी कंपनी कब बनी? 1616 में बनी। ये कंपनी बनने का डेट है, आने का नहीं है। सो द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1616। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, और वे लोग भारत की तरफ धीरे धीरे आएंगे। दे फाउंडेड, भारत में आते हैं, एंड दे फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन ट्रेंकुवार, तमिलनाडु इन 1620। ये आपको याद रखना चाहिए कि जो ट्रेंकुवार जगह है तमिलनाडु में, ये देखिए यहाँ ट्रेंकुवार दिख रहा है, ये ट्रेंकुवार जो जगह है तमिलनाडु में, यहाँ पर दिस वाज द फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड बाय डेन्स इन इंडिया। ये क्या है? ये पहली फैक्ट्री है जो डेन्स इंडिया में बनाते हैं। कहाँ पर? ट्रेंकुवार में। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड बाय डेन्स इन इंडिया। ऐसे भी डेन्स के बारे में ज्यादा लोकेशन जानना नहीं है, याद नहीं करना, एक दो लोकेशन है, तो आप याद इसको कर सकते हैं कि जो डेन्स हैं, जो डेनमार्क के लोग हैं, जो भारत आए, जिसने कंपनी बनाई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, उसने पहली फैक्ट्री भारत में जो निर्माण करी, वो ट्रेंकुवार तमिलनाडु में 1620 में बनी। यह कंपनी कब बनी थी? 1620 1616 में। इसकी पहली फैक्ट्री भारत में कब बनी? 1620 में। कहाँ बनी? ट्रेंकुवार तमिलनाडु में। ठीक है, इनका जो मेन सेटलमेंट था, ये श्रीरामपुर में था, कलकत्ता के पास। ये देखिए श्रीरामपुर का लोकेशन दिखा रहा है। कलकत्ता के पास जो श्रीरामपुर है, वो मेन लोकेशन था डेनिश लोगों का। पहला फैक्ट्री तो ट्रेंकुवार तमिलनाडु में बना, लेकिन जो मेन सेटलमेंट था वो यहाँ था। बाकी उतना मसूलीपट्टनम में भी रहे, बालासोर में भी रहे, खास करके इसका ट्रेडिंग पोस्ट था। जो रेड में दिखाया गया है वो क्या है? वो फैक्ट्री है। और जो सेटलमेंट है इस तरह दिखाया गया है, तो कालीकट में भी इसका फैक्ट्री है। तो इतना याद करने का जरूरत नहीं। आप दो चीज याद रखिए कि ट्रेंकुवार तमिलनाडु में
पहला फैक्ट्री बनता है। और श्रीरामपुर जो कलकत्ता के पास है, मेन सेटलमेंट रहता है डेन्स का यहाँ। डेन्स वर बेटर नोन फॉर देयर मिशनरी एक्टिविटीज देन फॉर कॉमर्स। यानी डेन्स के जो लोग थे वो भारत में ट्रेड तो कम करते हैं, व्यापार कम करते हैं, लेकिन जो मिशनरी एक्टिविटीज है, जो क्रिश्चियन धर्म की फैलाने की बात है, जो क्रिश्चियन किताबों को छापकर भारत में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की बात है, ऐसे कामों में वो ज्यादा रुचि रखते थे। ट्रेड में कम रुचि थी, कॉमर्स में ज्यादा रुचि थी। दे वर मोर इंटरेस्टेड इन मिशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। द डेनिश फैक्ट्रीज नेवर अचीव्ड मेजर इंपॉर्टेंस। डेनिश जो फैक्ट्री है, क्योंकि वो ज्यादा ट्रेडिंग कर भी नहीं रहे, तो कभी मेजर इंपॉर्टेंस नहीं हुआ, और वो लास्ट में ब्रिटिश को 1845 में बेचकर यहाँ से चले गए। दे क्विट इंडिया आफ्टर सेलिंग ऑल ऑफ देयर पोजेशंस टू ब्रिटिश इन 1845। 1845 में डेन्स ने सारी फैक्ट्री बेच दी और चले गए। तो हमने क्या याद किया डेन्स के बारे में कि ये डेनमार्क के लोग थे, पहला चीज। दूसरा चीज हमने याद किया कि जो इसका पहला या फिर जो कंपनी बना वह 1616 में बना। दूसरी बात याद करी कि 1620 में इसकी पहली फैक्ट्री बनती है, फर्स्ट फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड। और कहाँ बना आप जरूर बताइए, कहाँ बना? ये ट्रैंकोबार में बनता है। और ट्रैंकोबार कहाँ है? ट्रैंकोबार तमिलनाडु में। अगर आपको ये सब याद हो रहा है तो आप समझिए कि आपका अच्छा से लेक्चर चल रहा है। और फिर इनका मेन सेटलमेंट कहाँ था? श्रीरामपुर। श्रीरामपुर कहाँ है? कलकत्ता के पास, यानी ये बंगाल में। और ये किसको बेच देते हैं अपना सारा पोजेशंस? जो मेन था उसको, यानी ब्रिटिश को। और कब बेचकर चले जाते हैं? 1845 में। यानी कि 1616 में आए और 1845, 200 वर्षों से अधिक इन्होंने भारत में रहा, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि दे वर इंटरेस्टेड इन मिशनरी एक्टिविटीज एंड नॉट इन ट्रेडिंग, इन कॉमर्स या ट्रेड में ज्यादा एंगेज नहीं थे, मिशनरी एक्टिविटीज में एंगेज थे। ये तो क्लियर है। डेन्स के बारे में इतना ही जानना है, हमने आपको रिवाइज भी करा दिया, याद भी हो गया होगा। अब चलिए जो मेन है आज का टॉपिक उसको पढ़ते हैं, और ये है अराइवल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, कि फ्रेंच का अराइवल भारत में कैसे होता है। पहले आप इस व्यक्ति को देखिए, ये जो व्यक्ति है इसको देखिए, ये कैसा लग रहा है आपको? राजा जैसा लग रहा है? ये राजा है। ये कौन है? ये राजा का एक फोटो है। इस राजा का नाम है लुइस 14। क्या नाम है? पहले आप नाम याद रखिए इस राजा का। इस राजा का नाम है लुइस 14। क्या नाम है? लुइस 14। इसी राजा के समय में ये जो राजा है, क्या नाम है? लुइस 14। ये कहाँ का राजा है? ये है फ्रांस का राजा है। ये फ्रांस का राजा है। इस राजा का एक मंत्री होता है, जैसा हम अक्सर कहानी में पढ़ते हैं कि अकबर थे उसका बिरबल था, तो उसी तरह लुइस 14 का भी एक मंत्री था जिसका नाम कोलबर्ट था। क्या नाम था? कोलबर्ट। ये कोलबर्ट थोड़ा ठीक ठीक दिमाग था। ये तो बैल था। ये लुइस 14 क्या था? बैल था। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री अगर कभी पढ़ने का मौका मिलता है तो वहां देखिएगा कि जो लुइस 14 था, इसी के समय से फ्रांस कर्जा में जाने लगता है, लोन लेके ये खाता पीता था, और फ्रांस की जनता को काफी कठिनाई झेलनी पड़ती थी। उसके वजह से इसके पोता जब राजा बनता है, ये देखिए इसका पोता यहाँ है, ये जब राजा बनता है, ये लुइस 16 है। ये क्या है? ये लुइस 16 है। वो 14 था ना, ये 16 है। तो लुइस 16 जब राजा बनता है, तब इसके समय में इतनी गरीबी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों के पास खाने को ब्रेड नहीं रहता है। अगर लोगों के पास खाने का ब्रेड नहीं था तो लोग आते हैं इनकी रानी के पास। ये जो लुइस लुइस 16 है, इनकी महारानी का नाम है मैरी एंटोइने। क्या नाम है? मैरी एंटोइने। एंटोइने, हालांकि डबल टी आता है एंटोइने में, पर इनका नाम मैरी एंटोइने है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे इंटरेस्ट के लिए कहानी बता रहे हैं कि लुइस जो 14 है, इसी का पोता हुआ लुइस 16, और इसकी रानी है मैरी एंटोइने। लुइस 14 ने ही कर्ज लेना शुरू कर दिया था फ्रांस में, और लुइस 16 के समय तो इतनी हालत खराब थी कि जनता के पास खाने को ब्रेड भी नहीं थी, पाव रोटी भी नहीं थी, क्योंकि फ्रांस के लोग ज्यादा ब्रेड खाते हैं, यानी खाने को वहां कुछ नहीं था। तो मैरी एंटोइनी के पास जब आते हैं कौन? जनता, और बोलते हैं कि रानी हमारे पास खाने के लिए नहीं है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तो मैरी एंटोइने कहती है अगर ब्रेड नहीं है तो केक खा लो। यानी इस ये अपना दुनिया में इतना खोई हुई रानी थी कि इन्हें यह नहीं पता था कि अगर ब्रेड खाने को नहीं मिल रहा है तो केक कहाँ से आएगा। जैसे कि अगर भारत के लोग को रोटी खाने को नहीं मिले और कोई उसे बोले कि आप रोटी ना खा, अगर रोटी नहीं मिल रहा है तो आप रसगुल्ला खा लीजिए, आप रसमलाई खा लीजिए, तो कैसा लगेगा। तो ये है मैरी एंटोइनी का कैरेक्टर। बाद में इन दोनों को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद गिलेटिन कर दिया जाता है, यानी गला काट दिया जाता है। तो इसकी कहानी ऐसी थी। हम कहानी अभी जो हमारा स्टोरी कौन है, ये है लुइस 14। इसके समय में इसका मंत्री रहता है कोलबर्ट,
और कोलवर्ट ने ही कंपनी बनाने का निर्देश देता है, यानी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, हालांकि जब फ्रेंच में इसका नाम रखेगा तो बहुत ही कठिन रहेगा, पर हम इसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका निर्माण कोलवर्ट के द्वारा किया जाता है। किसके समय में? लुइस 14 के समय में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और दूसरा यह भी पूछा जाता है कि जितने भी यूरोपियंस भारत आए, उसमें फ्रेंच सबसे लास्ट थे आने वाले ट्रेड के पर्पज से। यानी कि सबसे पहले कौन आए? एक लिस्ट फिर से बनाऊं। सबसे पहले पुर्तगीज आए, आपको याद होगा पुर्तगीज आए। और यह कब आए? 1498 में आए, वास्को ड गामा जो पहले व्यक्ति थे। दूसरा आने वाले कौन बने? डच बने। इसकी पहली फैक्ट्री कब बनती है? 1505 में बनती है। 1505 में आते हैं भारत। फिर कौन आते हैं इसके बाद? ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश की पहली व्यक्ति कौन आते हैं? विलियम हॉकिंस। कब आते हैं? 1608-9 में आते हैं। ब्रिटिश के बाद कौन आते हैं? अभी हमने पढ़ा डेन्स आते हैं, डेनमार्क के लोग। कब पहली फैक्ट्री बनाते हैं? 1620 में, ट्रैंकुवार में। फिर कौन आते हैं? लास्ट टू कम वाज द फ्रेंच। फ्रेंच लास्ट आने वाले थे। यानी कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत में जो यूरोपियंस आए उसमें सबसे पहला कौन थे? पोर्तुगीज। सबसे लास्ट कौन थे? फ्रेंच। तो फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुइस 14। ये राजा के समय, जंगली भालू लग रहा है ये, इसके समय जब ये राजा बना तो इसी का जो मिनिस्टर था कोलवर्ट, उसने फाउंडेशन रखा। कंपनी का नाम क्या है? ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, याद नहीं करना, ये आप याद रखिए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1664 में बनाई गई। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है? यह 1664 में बनती है। कब बनती है? 1664 में। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब होता है? 31 दिसंबर 1600 को। उसी तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है 1664 में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब तो फोटो दिया हुआ है। आगे चलते हैं। पहले कौन आते हैं फ्रेंच से? पहला व्यक्ति आने वाला था फ्रेंकोइस केरोन। कौन है? फ्रेंकोइस केरोन। दो चार बार आप नाम लीजिएगा तो याद हो जाएगा। पहला जो व्यक्ति है, और ऐसे तो हम इतना बार रिपीट करेंगे कि आप याद ही हो जाएगा। तो फ्रेंकोइस केरोन पहला एक्सपीडिशन लेके आते हैं और वो एक फैक्ट्री खोलते हैं सूरत में इन 1667। सो द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत इन 1667। अभी तो 1664 में इसने कंपनी ही बनाया, तो 3 साल के बाद 1667 में इसकी पहली फैक्ट्री बनती है। कहाँ? सूरत में। और पहले हमने पढ़ा है, आपको यहाँ जैसी ये बात हमने बोला, आपको याद आ जाना चाहिए कि 1613 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी भी पहली फैक्ट्री सूरत में ही बनती है। सो यू मस्ट कनेक्ट विथ ईच अदर। इफ यू कनेक्ट द पॉइंट्स of history with geography and of one chapter with other chapter, then it becomes very easier to remember। याद करने के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर हम कनेक्ट करके पढ़ें तब। तो जो पहला व्यक्ति आता है फ्रेंच का, फ्रांस का, वो कौन रहता है? फ्रेंकोइस केरोन रहता है। कब आता है? 1667 में। क्या बनाता है? पहला फैक्ट्री कहाँ बनाता है? सूरत में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से आने वाला पहला व्यक्ति कौन हो गया? फ्रेंकोइस केरोन। फैक्ट्री कहाँ बना? सूरत। कब बना? 1667 में। यही फ्रेंकोइस केरोन के साथ एक और व्यक्ति आता है, मेरकरा, जिसका नाम क्या है? मेरकरा, जो पर्सियन है, यानी ईरान का रहने वाला है। यह याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम ये बता रहे हैं कि जो फ्रेंकोइस केरोन है, जो पहला व्यक्ति है फ्रांस से भारत आने वाला, जिसने फैक्ट्री भी बनाई सूरत में, पहला फैक्ट्री फ्रांस का बनाया गया इन 1667। इसी के साथ एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मरकरा, जो पर्सियन है। ये फाउंड करता है फैक्ट्री कहाँ? मसूलीपट्टनम में इन 1669 में। याद करना है? नहीं याद करना है। पहला कौन है इसको याद रखना है। कौन है? फ्रेंकोइस केरोन है। ये फ्रेंकोइस केरोन है। ये कब फैक्ट्री बनाता है? 1667 में पहला फैक्ट्री बनाता है, इसलिए याद करना पड़ेगा कहाँ? सूरत में। दूसरा इसी के साथ आने वाला कौन है? मेरकरा। याद तो नहीं करना है, पर क्योंकि हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो ही जाएगा। आपको डिलीट करना पड़ेगा फिर, और वो डिलीट कम से कम 1-2 सप्ताह तो लगेगा। अगर आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तो आप भूल ही जाइएगा। 1 महीना के लिए याद रह सकता है। तो पहला व्यक्ति था फ्रेंकोइस केरोन 1667 में, जो अपना पहला फैक्ट्री सूरत बनाता है। और इसी के साथ एक व्यक्ति आता है मेरकरा, जो 1669 में, यानी 2 साल के बाद, इसने मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री का निर्माण करता है। यह भी याद रखेंगे कि मेरकरा कहाँ बनाता है? फाउंडेड अनदर फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन 1669। ठीक है, 2 चीज को हमने पढ़ा। किसको? फ्रेंकोइस केरोन को, और दूसरे किसको? मेरकरा को। फ्रेंकोइस केरोन को और दूसरा किसको? मेरकरा को। ठीक, हम जब तक मिटाते हैं आप बोलते रहिएगा।
फिर देखिए 1673 होता है, यानी पहला तो ये सब डेट याद नहीं करना है, पर क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो एक सीक्वेंस होना चाहिए ना दिमाग को समझने के लिए, आपका दिमाग में एक ऑर्डर बनाने के लिए, इसलिए हम इतना डेट का इस्तेमाल करते हैं। आप इतना नहीं याद रखिए, आप सिंपली याद रखिएगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनता है, और ये फ्रेंकोइस केरोन भी कब आया याद रखने की जरूरत नहीं है। यह याद रखिएगा कि सूरत में फ्रांस का पहला फैक्ट्री बनता है। तो 1673 चलते हैं, 4 साल यहाँ से 6 साल बीत चुका है। जो फ्रेंच है इन्हें परमिशन मिली एक टाउन बनाने का जिसका नाम है चंदरनगौर। क्या है? एक टाउन का जगह है जिसका नाम है चंदरनगौर। चंदरनगौर जो कलकत्ता के पास है, यहाँ पर परमिशन मिली किससे? जो कलकत्ता का गवर्नर है सहिस्ता खान, आप इसका नाम पहले भी सुने होंगे, सहिस्ता खान का। सहिस्ता खान से परमिशन मिली क्या? चंदरनगौर के पास बेस बनाने का, टाउनशिप बनाने का। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट बात हालांकि नहीं है, पर फ्रेंच को परमिशन मिला चंदरनगौर में क्या बनाने का? फैक्ट्री बनाने का। किससे मिला? सहिस्ता खान से। इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि इसका नाम पहले ही सुना है तो याद हो जाएगा कि सहिस्ता खान ने फ्रेंच को परमिशन दिया था चंदरनगौर में फैक्ट्री बनाने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए कि पुंडीचेरी वॉज फाउंडेड इन 1674। लगभग कंपनी बने हुए कब हुआ? 1664 में कंपनी बनी थी, 10 साल हो गया। 10 साल के बाद इसका जो मेन सेंटर है, जो पुडुचेरी है, अभी का जो नाम है, उस समय इसको पोंडिचेरी बोलते थे। तो 10 साल लग गया पोंडिचेरी बनाने में फ्रेंच को। इससे आप यह डेट याद रख सकते हैं कि 1674 में पोंडिचेरी का फाउंडेशन रखा गया। कब किससे परमिशन लिया गया? यहाँ बालिकोंडापुरम जो है, देखिए यहाँ एक बीजापुर सुल्तान हुआ, बीजापुर राज हुआ। बीजापुर का आपने बार बार जिक्र सुन रहे होंगे, बीजापुर का आप बार बार जिक्र सुन रहे हैं। कब? जब गोवा को पोर्तुगीज ने छीना था तो बीजापुर का ही शासक था आदिल शाह, आदिल सूर शाह। अभी फिर आप बीजापुर का ही सुन रहे हैं। बीजापुर के अंदर एक छोटा सा एरिया था, बीजापुर तो पूरा बड़ा है, ये पूरा राजा का एरिया है, इसके अंदर छोटा सा एरिया है और इसका नाम क्या है? वलीकोंडापुरम। क्या नाम है? वलीकोंडापुरम। यह है वलीकोंडापुरम। यानी बीजापुर तो बड़ा सा एरिया है, उसके अंदर छोटा सा एरिया है वलीकोंडापुरम। इसी का गवर्नर है, इसी का गवर्नर है जिसका नाम है शेर खान लोदी। बल्लीकोंडापुरम का गवर्नर है शेर खान लोदी। ये किसके अंदर गवर्नर है? बीजापुर के राजा के अंदर गवर्नर है। और बीजापुर के राजा के अंदर ये जिस राज्य जैसा आप समझ सकते हैं, अगर पूरे को देश माने या पूरे को अगर राज्य माने तो इसको एक डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हैं। तो वलीकुंडापुरम का जो गवर्नर है शेर खान लोदी, ये परमिशन देते हैं किसको? फ्रेंकोइस मार्टिन को। किसको? फ्रेंकोइस मार्टिन को। पहला जो व्यक्ति आया था वो कौन था? वो था, कौन था वो? फ्रेंकोइस केरोन था वो। अभी कौन आया? फ्रेंकोइस मार्टिन। तो फ्रेंकोइस मार्टिन किसमें सफल होता है? कब होता है? 1774 की कहानी चल रही है, सॉरी 1674 की कहानी चल रही है। 10 साल हो गया ना कंपनी बने हुए, तो 1674 की कहानी चल रही है। इसमें फ्रेंकोइस मार्टिन जो बलिकोंडापुरम है, जो ये पूरा बीजापुर के एक क्षेत्र का गवर्नर है, शेर खान लोदी वलीकुंडापुरम का गवर्नर है। इससे परमिशन लेता है पुंडीचेरी फाउंड करने का और पुंडीचेरी बन जाता है। और इस तरह से फ्रेंकोइस मार्टिन यहाँ सेटलमेंट बनाता है। बाद में हम देखते हैं कि यही मार्टिन बाद में गवर्नर भी बनता है केरोन को रिप्लेस करके, क्योंकि ये मार्टिन बहुत बड़ा काम किया है। ये जो मोर्टिन है उससे भी याद रख सकते हैं, मोर्टिन बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि ये पुंडीचेरी को फाउंड किया है। और पुंडीचेरी ही बाद में जो फ्रेंच है इसका मेन सेंटर, मेन हेडक्वार्टर रहता है। यानी पूरा इंडिया में पुंडीचेरी का जो कैपिटल है, ये फ्रेंच का जो कैपिटल है वो पुंडीचेरी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से पुंडीचेरी क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द फ्रेंच बन गया, फ्रेंच का हेडक्वार्टर बन गया। धीरे धीरे ये माहे में, कराईकल में, बालासोर में, कासिम बाजार में भी फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, ये सब देखिए ये फ्रेंच का जो सेटलमेंट है इसका मैप है। कराईकल, पुंडीचेरी, मसूलीपट्टनम, यनम, माहे, ये चार देखिए, यनम, पुंडीचेरी, कराईकल, माहे। अगर आपने मेरा ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर देखा है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन ज्योग्राफी, उसमें हमने आपको बताया था कि जो पुडुचेरी आज की हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट हैं, एक यनम है, दूसरे पुडुचेरी स्वयं है, तीसरे कराईकल है और चौथे माही है। इसको एक यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच का फैक्ट्री था, यहाँ फ्रेंच का कल्चर है, फ्रेंच का आर्किटेक्चर है, फ्रेंच का खान पीन से कुछ इसका वहां से लिया गया है, फ्रेंच का ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है। दैट्स व्हाई यनम, दिस इज यनम, दिस इज पौंडीचेरी, कराईकल एंड माहे आर केप्ट अंडर वन यूनियन टेरिटरी। आप वहां देखिएगा तो आपको यहाँ भी सीखने को मिलेगा। और इन्हें फैक्ट्री बनाया बालासोर में, पटना में, कासिम बाजार में,
डेक्का में, चंद्रनगौर में, सूरत में। क्या आपको ये सब याद करना है? बिल्कुल नहीं। क्या याद करना है कि फ्रेंच का पहला फैक्ट्री कहाँ बना? फर्स्ट फैक्ट्री बताइए कहाँ बना? सूरत में, जहां पर ब्रिटिश का भी पहला फैक्ट्री बना था, हालांकि टाइम में बहुत अंतर था। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है? यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी याद रखना है। इसमें कौन कौन एरिया आता है? एक तो माहे आता है जो केरल में है, दूसरा कौन आता है? यनम आता है जो आंध्र प्रदेश में है, तीसरा कौन आता है? पुडुचेरी आता है जो तमिलनाडु में है, और चौथा कौन आता है? जो कराईकल है, ये भी तमिलनाडु में आता है, कराईकल। ये चारों में फ्रेंच का था। इसके साथ साथ बालासोर पटना में तो रहेगा ही, जहां सेंटर इंपोर्टेंट था। इतना आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी, इसको हमने ज्योग्राफी में याद किया, तो ये याद करना आपके लिए आसान हो सकती है। यानी सबसे पहले इन्होंने सूरत में फैक्ट्री बनाई, उसके बाद फिर माहे में बनाई, कराईकल में बनाई, मसूलीपट्टनम में बनाई, यनम में बनाई, ये सब जगह पर इसने बनाया। और पुडुचेरी इसको कहाँ से मिला? एक बार आप बताइए तो हमें कि पुडुचेरी इसको किससे मिला? इसको मिला शेर खान लोदी से। अच्छा, शेर खान लोदी से तो मिला फ्रेंच को पुडुचेरी। कौन था शेर खान लोदी? ये बालिकोंडापुरम नाम का जगह है, बालिकोंडापुरम। ये बालिकोंडापुरम कहाँ आता है? किसके अंदर? बीजापुर के अंदर आता है। बीजापुर का ये गवर्नर है बालिकोंडापुरम, इसी से मिला है पुडुचेरी फ्रेंच को। अच्छा, ये बताइए कि फ्रेंच किस फ्रेंच को मिला? तो ये मिला फ्रेंकोइस मार्टिन को। किसको मिला? फ्रेंकोइस मार्टिन को। फ्रेंकोइस मार्टिन आगे चलकर क्या बनता है? ही बिकम्स द गवर्नर ऑफ फ्रेंच, गवर्नर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो पहला व्यक्ति था केरोन, उसको रिप्लेस करके ये बन जाता है। इतनी कहानी आपको याद आई या नहीं याद आई? इतनी याद हुई तो आगे बढ़ते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलें आगे। अगर कभी बोरिंग हो जाए पढ़ते पढ़ते, तो आप कुछ समय के लिए ब्रेक लीजिए और फिर से देख लीजिए, ठीक है? फिर देखिए, वार बिटवीन डच एंड फ्रेंच लेड टू डच कैप्चरिंग पुडुचेरी इन 1673। बाद में डच और फ्रेंच में युद्ध भी होता है और डच पुडुचेरी को कैप्चर कर लेता है। याद रखना है? नहीं याद रखना है, ऐसे है। मतलब ठीक है, इससे यह पता चलता है कि डच और फ्रेंच में युद्ध हुआ था, ठीक है? इसके बाद जो ट्रीटी हुआ डच और फ्रेंच में, ये है ट्रीटी ऑफ राइसविक इन 1697। इसको आप याद रख सकते हैं अगर चाहते हैं तो, कि देयर वाज ए ट्रीटी बिटवीन फ्रेंच एंड डच एंड दिस ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ राइसविक, जो 1697 में होता है। क्यों ट्रीटी होता है? क्योंकि डच ने फ्रेंच का पुडुचेरी कैप्चर कर लिया है, तो उसके लिए जो सेटलमेंट होता है, जो समझौता होता है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ राइसविक। राइसविक ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि यह जगह यूरोप में है, तो ट्रीटी ऑफ राइसविक होता है और इससे फ्रेंच को लौटा दिया जाता है, रिस्टोर कर दिया जाता है, ठीक है? बाकी ये सब कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ आइए कि फ्रेंच कंपनी को बाद में रिकॉग्नाइज किया जाता है परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज के नाम से। क्या? फ्रेंच कंपनी जो है, इसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी इसका स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है, इसको फिर से बदला जाता है और इस कंपनी का नाम रखा जाता है परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। ये अगर कभी क्वेश्चन बाय चांस, चांस तो कम है, लेकिन अगर पूछ लेता है कि फ्रेंच कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या नाम रखा गया, तो वो है परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज, बिकॉज दिस कंपनी वाज ट्रेडिंग इनटू द इंडीज, इंडिया की तरफ ट्रेड करते थे ना, इसलिए नाम रखा है परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज, ठीक है? डेट तो याद नहीं रखना है। अब देखिए, जो आज का मेन टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है और जो डिफिकल्ट है आपके लिए याद रखना, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम एक, वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन दे देते हैं कि हम तो आपको कोशिश करेंगे पूरा याद कराने का, लास्ट में हम बता देंगे कि आपको क्या याद रखना है, आप वही याद करने का कोशिश कीजिएगा। आप, हम गारंटी देते हैं कि अगर यहाँ याद नहीं होगा तो आप पूरा यूट्यूब पर घूम लीजिए, आपको वो सब चीजें याद नहीं होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण हम ऐसा बोल रहे हैं, हालांकि सुनने में थोड़ा इगोइस्टिक लग सकता है, पर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने उसके लिए मेहनत बहुत करी है और हम आपको यहाँ पर भी बार बार रिपीट करके बताएंगे। तो अगर यहाँ याद नहीं होता है तो जो टीचर आपको एक बार में बताएगा, कैसे याद होगा? समझ रहे हैं कि नहीं? तो जितना हम बताएंगे आप उतना याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आपका 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पर जो स्टोरी है, अगर उस स्टोरी का डिटेलिंग में जाइएगा, जो किताब पढ़ता है तो उसमें स्टोरी दिया हुआ रहता है ना, क्वेश्चन वहां से नहीं आते हैं, पर स्टोरी जानने की जो जिज्ञासा होती है या फिर उसको याद करने की जो एक वो होती है, वो आप इसमें ना लिखिएगा। हम आपको बताएंगे जरूर, पर वो याद नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में हम तीनों कर्नेटिक वार के बारे में लास्ट में देख लेंगे एक बार, कि बता देंगे कि क्या याद करने से क्वेश्चन वहीं से बनेगा।
ठीक है, शुरू करें। तो ये है, देखिए ये कार्नेटिक वार्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला तो ये जानना चाहिए कि कार्नेटिक कौन सी जगह है भारत में, कहाँ है। तो ये देखिए, भारत का इस एरिया को कार्नेटिक कहते हैं। क्या इस कोस्ट के बारे में आपको पढ़ाया गया है ज्योग्राफी में? इसे ही क्या बोला जाता है? कोरोमंडल कोस्ट। अगर अभी नहीं है लेक्चर तो आ जाएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा दोनों में वो मिसमैच हो जाता है, भूल जाते हैं कभी कभी कि हमने इसमें क्या पढ़ाया और उसमें क्या पढ़ाया। तो इसको बोलते हैं, जो तमिलनाडु का कोस्ट है या जो कन्याकुमारी से पुलिकट लेक तक का जो कोस्ट है, इसे ही हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ये जो कार्नेटिक है, कोरोमंडल कोस्ट के भीतरी क्षेत्र को बोलते हैं, यानी इनसाइड दिस प्लेन दिस कोस्ट। कोस्ट लाइन क्या होती है? जो समुद्र के किनारे पर जमीन मिलती है उसे कोस्ट लाइन बोलते हैं। लेकिन ये कार्नेटिक जो है, ये ज्यादातर रूप से जो अंदर के एरिया है उसके बारे में जिक्र कर रही है। हालांकि इसी से कार्नेटिक कोस्ट का भी नाम पड़ गया है। मतलब आपको इतना सिंपल समझ में आना चाहिए कि कार्नेटिक वार्स ये तमिलनाडु के एरिया में हो रही है, यहाँ इसको कार्नेटिक बोल रहे हैं। और यहाँ देखिए हैदराबाद है, जो आज का तेलंगाना और उसके आसपास का एरिया है, इसको हैदराबाद बोलते हैं। यानी उस समय जो एक राजा था वो हैदराबाद का था, एक राजा कहाँ का था? हैदराबाद का। और दूसरा राजा कहाँ का था? कार्नेटिक का था। इसी के बीच में तीनों युद्ध सिमटा हुआ है। इसलिए आपको यह तो क्लियर होना ही पड़ेगा कि जो कार्नेटिक का राजा है इसको नवाब बोलते थे। कार्नेटिक को राजा का टाइटल क्या था? राजा तो नहीं रखते थे, ये नवाब कहलाते थे। और हैदराबाद के राजा निजाम कहलाते थे। अब आपको याद हो रहा होगा कि हमने पिछले किसी क्लास में बताया कि जो हैदराबाद का फाउंडर था, जो 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 मुगल से अलग होकर शाह आलम, ये कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय हैदराबाद को अलग राज्य बनाया, उसका नाम निजाम उल मुल्क था। इसलिए हैदराबाद के जितने भी राजा आगे बनते हैं उन सभी का नाम क्या बढ़ गया? निजाम पड़ गया। तो इतना चीज पहले क्लियर हुआ कि कार्नेटिक कौन सा जगह है। कोरोमंडल कोस्ट और उसके जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उसको कार्नेटिक कहते हैं, और हैदराबाद तेलंगाना का एरिया को हैदराबाद कहते हैं। यहाँ के राजा को हम निजाम कहते हैं और यहाँ के राजा को हम नवाब कहते हैं। अब जब किताब पढ़िएगा तो वो कार्नेटिक नहीं लिख के डायरेक्ट लिख देता है कि नवाब वाज किल्ड, तो आपको समझ में कैसे आएगा? इसलिए हम बोल रहे थे कि यहाँ अगर समझ नहीं आता है तो थोड़ा मुश्किल आपको हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या है कार्नेटिक वार्स के बारे में। द राइवलरी इन इंडिया रिफ्लेक्टेड द ट्रेडिशनल राइवलरी ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज। देखिए फ्रांस भी है, एक कॉलोनियल पावर है, यानी इसका भी कॉलोनी पूरे दुनिया में अलग अलग जगह है। दूसरा जो इंग्लिश है, जो ब्रिटिश है, इसका भी कॉलोनीज बहुत अलग अलग जगह प्रेजेंट है पूरी दुनिया में। अब ये फ्रेंच, जैसे फ्रांस कनाडा में है, इंग्लैंड यूएसए के क्षेत्र में है, इंडिया में भी देख रहे हैं फ्रांस है और इंग्लैंड इंग्लिश है। तो दोनों में क्या होगा? सभी जगह एक युद्ध का माहौल बनेगा, तनाव बनेगा। तो ये कहीं भी लड़ते थे, और यूरोप में तो दोनों है ही, तो ये कहीं भी लड़ते थे, उसका एक इम्पैक्ट भारत में भी देखने को मिलता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट वार ऑफ कार्नेटिक है, कार्नेटिक का 3 वार होता है। जो पहला वार है कार्नेटिक का वो, और जो तीसरा वार है कार्नेटिक का ये तो शुरू ही इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया में कहीं और इन दोनों के बीच युद्ध हुई। जैसे यूरोप में कुछ दिक्कत हुई, ये दोनों आमने सामने आए, और उसका भुगतान क्या हुआ? भारत में फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में लड़ बैठे। कहाँ? फर्स्ट वार ऑफ कार्नेटिक में। कहीं और कुछ दिक्कत हुई और ये थर्ड वार ऑफ कार्नेटिक में क्या हुआ? भारत में लड़ बैठे। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसकी जो भारत में जो कार्नेटिक वार हुई, दैट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ऑनगोइंग फाइट बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो पूरा दुनिया में कहीं भी युद्ध होता था तो उसी का रिफ्लेक्शन इंडिया में भी देखने को मिलता था। ठीक है। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स नोन एज 3 कार्नेटिक वार्स। 3 युद्ध हुए इसलिए इसको 3 कार्नेटिक वार्स बोलते हैं। अल्टीमेटली डिसाइडेड हु वुड बिकम द मास्टर्स ऑफ इंडिया। यानी यह डिसाइड कर दिया कि भारत में फ्रेंच भारत को कॉलोनी नहीं बनाएगा, भारत का भाग्य विधाता फ्रेंच नहीं बनेगा, भारत का भाग विधाता कौन बनेगा? ब्रिटिश बनेगा। आप कहिएगा कि इतना बड़ा टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? तो जन गण मन का इतिहास जब पढ़ाएंगे, जो हमारा नेशनल एंथम है, तब हम बताएंगे कि भाग्य विधाता मतलब यही था। यानी कि ब्रिटिश का ही कॉलोनी भारत बनेगा, ब्रिटिश का ही गुलामी भारत को करना पड़ेगा, ना कि फ्रेंच का, क्योंकि फ्रेंच यहाँ पराजित हो जाते हैं और ब्रिटिश विजय होते हैं। ठीक है, आइए अब पहला देखते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वार, जो 1746 से 48 के बीच में लड़ा गया। अब आप जब बुक पढ़िएगा तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि फर्स्ट वार ऑफ कार्नेटिक जो है, इसका टाइम पीरियड आपको दिया हुआ रह सकता है 1740 से 1748, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। उसके पीछे वजह यह है कि जो शुरुआत हुई दुनिया के अलग क्षेत्र में वो तो 1740 में ही हो गई, पर भारत में जो युद्ध हुई वो 1746 से 48 के बीच में हुई। और ऐसे भी चाहे बीपीएससी एग्जाम हो,
चाहे यूपीएससी एग्जाम हो या चाहे कोई और स्टेट का पीसीएस का एग्जाम हो या और भी जो बड़े एग्जाम होते हैं, एसएससी का भी क्यों ना हो, जो डेट पूछते हैं जनरली वो डेट आपको नहीं पूछते हैं। डेट के नाम पर हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस को, जो घटनाएं घटी है उसको अरेंज करने को दिया जाता है। और अगर डेट पूछता भी है तो जैसे पूछेगा बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, जो आपको सुबह ही पढ़ाया गया, शाम को पढ़ाया गया 1757 में। आपसे पूछ सकता है बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 में। आपसे पूछ सकता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ, 1765 में। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें देयर इज नो डिबेट ऑन द डेट ऑफ दोज इंसिडेंट्स। वहां पर कोई डिबेट नहीं है या कोई एक लंबा पीरियड नहीं है, एक पर्टिकुलर डेट को हुआ वो पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए आते हैं कि आप हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये डेट में ना पढ़िएगा, उतना टेंशन की बात नहीं है। फर्स्ट कार्नेटिक वार जो होता है वो 1740 से 48 या 1746 से 48 के बीच में होता है। आप इसकी कहानी को समझिए, इसकी कहानी देखिए, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं क्या होता है कि एक सक्सेशन वार होता है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया यूरोप की एक कंट्री है, यहाँ वार ऑफ सक्सेशन होता है। यहाँ का राजा की जब मृत्यु होती है तो दो लोगों में युद्ध हो जाती है कि कौन अगला राजा बनेगा। एक को सपोर्ट करता है फ्रांस और दूसरे को सपोर्ट करता है ब्रिटिश। इसी बात पर युद्ध शुरू हो जाती है दोनों में, कहाँ, अलग अलग कॉलोनी में। हालांकि यूरोप में ये दोनों नहीं लड़ रहे हैं पर अलग अलग कॉलोनी में लड़ रहे हैं। तो सक्सेशन, ये जो फर्स्ट वार ऑफ कार्नेटिक है, फर्स्ट कार्नेटिक वार है, क्यों शुरू हुई? ड्यू टू द वार ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ये वार शुरू हो जाता है ब्रिटेन एंड फ्रांस में, यूरोप में ऐसा हुआ घटना। ठीक है, इसी का जो एक्सटेंशन है भारत में देखने को मिलता है, यानी यही वार जो वहां हुआ उसी के कारण भारत में भी शुरू हुआ। पहला चीज कोई दिक्कत नहीं कि ये जो वार है फर्स्ट वार ऑफ सक्सेशन, ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वार है, इसकी शुरुआत कहाँ होती है? इसकी शुरुआत होती है जो है वार ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया, यानी इसको लिख सकते हैं ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। कौन अगला राजा बनेगा, ये शुरू होती है ऑस्ट्रिया में, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं और उसके कारण ही यहाँ शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रेंच का गवर्नर है, वो फ्रांस का जो गवर्नर है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर है वो है डुप्ले। क्या नाम है इसका? ड्यूप्ले है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर ड्यूप्ले है और इस तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। डुप्ले क्या करता है, मद्रास को कैप्चर कर लेता है, मद्रास को छीन लेता है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सदर्न पोर्शन का हेडक्वार्टर मद्रास है। तो डुप्ले क्या किया, मद्रास को कैप्चर कर लिया। इसके कैप्चर करने के बाद, मद्रास कैप्चर करने के बाद या कैप्चर करने के दौरान ही जो यहाँ का राजा है, कार्नेटिक का राजा है, उसी का क्षेत्र में मद्रास आता है। तो जो कार्नेटिक का राजा है जिसका नाम है अनवरुद्दीन, कर्नेटिक का राजा क्या है? अनवरुद्दीन, यानी कर्नेटिक का, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कर्नेटिक का जो नवाब है उसका नाम क्या है? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन है कर्नेटिक का नवाब। ये बोलता है कि भाई लोग लड़ो मत, लड़ने से हमारी देश की नुकसान होगी, यानी कि कर्नेटिक की नुकसान होगी, इसलिए आप लोग झगड़ा बंद करो। डुप्ले बोलता है अनवरुद्दीन को कि मद्रास को जीतने दो, हम तुम्हें मद्रास लौटा देंगे जीत कर। तो ये अनवरुद्दीन भी खुश होता है कि ब्रिटेन से हमें फिर से मद्रास वापस मिल जाएगा, इतना अच्छा अच्छा महल मिल जाएगा। हमने देखा है सेंट फोर्ट जो जॉर्ज हैं वो कितना खूबसूरत महल है। तो अनवरुद्दीन खुश हो जाता है और डुप्ले को लड़ने के लिए छोड़ देता है। डुप्ले फाइनली मद्रास को कैप्चर कर लेता है। डुप्ले कैप्चर्स मद्रास। अब मद्रास को कैप्चर करके डुप्ले अपना बात से मुकर जाता है। वो कहता है अनवरुद्दीन को कि भाड़ में जाओ, नहीं मिलेगी आपको क्या मद्रास। ऐसा कहने पर अनवरुद्दीन अपनी सेना लेके निकल पड़ता है। अनवरुद्दीन को लगता है ये फ्रेंच को औकात दिखाना जरूरी है, इसलिए अनवरुद्दीन अपना सेना लेके निकल पड़ता है। क्या लेके निकल पड़ता है? अपना सेना लेके निकल पड़ता है। और यहीं पर एक जगह आता है आडियार। क्या आता है? आडियार। यहीं पर डुप्ले की सेना यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और अनवरुद्दीन की सेना आमने सामने आती है। दोनों में एक युद्ध होता है और ये जो फ्रेंच है इसका 200 का छोटा सा आर्मी इसके 10,000 के सेना को धूल चटाती है, कुत्ते की मौत मारती है। यानी कि ये जो डुप्ले है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी जो डिसिप्लिन्ड है, जिसके पास बेटर गन्स हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्रयोग कर रहा है, स्ट्रेटेजी का उपयोग कर रहा है। और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन भौम है, घोड़ा हाथी पर से आया है, तलवार अपने साथ लाया है और बंदूक के सामने आकर कह रहा है कि तुझे मार दूंगा। बिना स्ट्रेटेजी का आया है, गुस्सा में आया है, तूफान में आया है, बिना सोचे समझे आया है, इसलिए इसकी सेना को हार झेलनी पड़ती है। इसी को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ आदियार बोलते हैं।
या इसे ही बैटल ऑफ सेंट थॉम बोलते हैं। नदी का नाम था आडियार, इसलिए बैटल ऑफ आदियार भी बोलते हैं, और इसमें इनको हार नहीं पड़ती है। यहाँ से फ्रेंच को भी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बात तो पता चल जाता है कि भारत में जो भारत की सेना है, जो इंडियन इंडियन तो अभी कहना उतना उचित नहीं होगा, पर भारत के जो समूची की बात है, जो इंडियन आर्मी है वह कमजोर है उस समय की। अभी के बारे में तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है, बहुत मार मारेगा नहीं तो ये जो इंडियन आर्मी है ये काफी कमजोर है, और हम इसको छोटे से डिसिप्लिन्ड आर्मी के साथ इसके बड़े आर्मी को पराजित कर सकते हैं। और यहीं पर इसे एक लालसा होती है, एक मनसा होती है कि क्यों ना हम यहाँ का राजा बने, क्योंकि इन्हें हराना आसान है। ये पूरी फर्स्ट बैटल की कहानी थी। अब यहाँ पर हरा दिया, लेकिन क्योंकि यह युद्ध शुरू ही कहाँ से हुआ, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन से, यानी यूरोप से शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पर ट्रीटी भी कहाँ होती है, यूरोप में होती है। और इस ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ एक्सला सेपल, ट्रीटी ऑफ एक्सला एक्सला सेपल, चैपल भी बोलते हैं, सेपल भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच में अलग हो गई तो एक्स ला सेपल बोलेंगे, ए ला सेपल बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं एक्स का चप्पल। यानी फर्स्ट वार जो हुआ, फर्स्ट कार्नेटिक वार हुआ, ये फर्स्ट कार्नेटिक वार किसके लिए जाना जाता है, बैटल ऑफ आडियार या बैटल ऑफ सेंट थॉम के लिए जाना जाता है। बिकॉज इन दिस बैटल ए स्मॉल एंड डिसिप्लिन्ड फ्रेंच आर्मी defeated the humongous army of Anbaruddin, which was not neither disciplined nor modern technology nor very strategist. So they failed on all the account, and so they were routed completely by the French army. उन्हें कुत्ते की तरह मारी गई फर्स्ट कार्नेटिक वार में। और क्योंकि यहाँ पर जो अनवरुद्दीन है उसको चप्पल लेके भागने का मौका ना मिला, इसलिए ये ट्रीटी का नाम क्या है, एक्सला सेपल। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो आप पूरा कहानी को समझे, ये तो इजी है, ये तो आप बोलोगे कि ये तो हमें पहले से ही आता था और अभी तो हमें समझ में आ गया, तो आप कैसा बोल सकते हैं कि नहीं आएगा तो याद नहीं करना है। तो ये तो इजी था, थोड़ा तो समझ में आ गया। थोड़ा जो सेकेंड कार्नेटिक वार है वो थोड़ा और डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट है इसलिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पर क्या एक बार हम यहाँ से रीडिंग कर दें, मन को संतुष्टि हो जाएगी कि हमने किसी पॉइंट को छोड़ा नहीं है ना। देखिए, ये जो काउज क्या है, ये फर्स्ट कार्नेटिक वार की एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन यूरोप, वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। इसका कारण है कि अंग्रेज और फ्रेंच का पीपल फ्रांस यूरोप में लड़ बैठे, किसके लिए, वार ऑफ सक्सेशन के लिए, ऑस्ट्रियन सक्सेशन। इमीडिएट ट्रिगर वाज इंग्लिश नेवी सीजिंग फ्रेंच शिप। यहाँ पर इंग्लिश कुछ नेवी फ्रेंच के कुछ शिप को कैप्चर कर लेते हैं, और डुप्ले का मन इसी यहीं से हो जाता है कि मद्रास को सीज करना है, और मद्रास को सीज भी कर लेता है, कैप्चर भी कर लेता है। लेकिन अनवरुद्दीन जब आता है और बोलता है कि ऐसा ना करो, तो अनवरुद्दीन की सेना से भी लड़ाई होती है। वो क्या है, वो है बैटल ऑफ सेंट थॉम, यानी अदियार के बैटल। ए स्मॉल डिसिप्लिन फ्रेंच फोर्स डिफीटेड द मच लार्जर आर्मी ऑफ नवाब ऑफ कार्नेटिक अनवरुद्दीन। सिग्निफिकेंस क्या है, दिस एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ इंडियन आर्मीज एंड हाईलाइटेड द सुपीरियोरिटी ऑफ यूरोपियन ट्रेड फोर्सेस। ये सब जो फोटो है आप पढ़िएगा, वही सब दिया हुआ है, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, द ट्रीटी ऑफ एक्स ला सेपल इन यूरोप रिस्टोर्ड पीस। इससे शांति तो हो गई, मद्रास को रिटर्न कर दिया गया ब्रिटिश को एक्सचेंज में, और ये जो लुइसबर्ग है ये रिटर्न कर दिया गया फ्रांस को। ये बेसिकली ये जो कनाडा हमने बताया कि कनाडा में क्या है, फ्रांस के लोग हैं, और जो यूएसए का क्षेत्र आज का है वहां पर ब्रिटेन का लोग हैं। यानी कनाडा में क्या है, कनाडा में फ्रांस है। यहाँ पर भी दोनों लड़ बैठे, यहाँ पर जो ब्रिटेन है इसको फायदा मिला, और ये फ्रांस के कुछ क्षेत्र को कैप्चर कर लिए, तो वही इसको लौटाना पड़ा। यानी कि ब्रिटिश रिटर्न द एरिया कैप्चर्ड इन कनाडा व्हाइल द फ्रेंच रिटर्न मद्रास टू ब्रिटिश इन इंडिया। दोनों में एक समझौता हुआ, और फ्रांस के जो विजय मिली थी, कहाँ, ये ब्रिटेन को जो विजय मिली थी कनाडा के क्षेत्र में, वहां पर रिटर्न कर दिया, और ये यहाँ पर वापस कर लिए, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मोर इंटरेस्टिंग सेकेंड कार्नेटिक वार में। अगर आपको इंटरेस्टिंग ना लगे तो हमें नहीं बोलिएगा कुछ, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, उतना आपको समझा पाएंगे कि नहीं इस पे तो अलग बात है। तो ये सेकेंड कार्नेटिक वार कब से कब हुई, यह 1749 से 1754 के बीच में हुई। यानी वो जो वार था वो कब हुआ, 1740 से 48, या इसी को क्या लिख देते हैं, 1746 से 48। अगले ही साल, एक साल के बाद ही, एक साल का भी इसे चैन नहीं आया, और 49 से 54 के बीच में लड़ गया। 5 साल के लिए अगला युद्ध होता है। कब होता है, 49 से 54, अगले साल। वो जब खत्म होता है तो इसका अगला साल से शुरू हो जाता है फिर से युद्ध, जैसे अगला साल आ रहा है हमारे लिए, ठीक है। इसका काउज जो था, इसका काउज पूरी तरह से इंडियन था, यानी इंडियन काउज था इसका।
इसका कॉज क्या था? इंडियन कॉज था। एक बार हमें लग रहा है कि हम अपना जो फिगर है उसके माध्यम से आपको बता दें, फिर चलेंगे इसको पढ़ने में। ठीक है, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर दो राज्य रहता है। एक है हैदराबाद, एक राज्य क्या है पहले ही बताया हमने, हैदराबाद है। दूसरा राज्य है कर्नाटक। दूसरा राज्य क्या है? कर्नाटक है। हैदराबाद में जो राजा हैं वही राजा हैं जिसने फाउंड किया था। किसको फाउंड किया था? हैदराबाद को फाउंड किया था। कौन राजा थे? निजाम उल मुल्क। कब फाउंड किए थे? 1717 के आसपास, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। 1719 1720 मानिए। तो अभी कौन सा डेट चल रहा है? अभी 1750 चल रहा है। इतना साल तो जीवित रह ही सकता है। तो हैदराबाद का जो राजा था निजाम उल मुल्क, उसकी मृत्यु हो जाती है। निजाम उल मुल्क की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कर्नाटक का जो राजा है अनवरुद्दीन, इसकी मृत्यु हो जाती है। अभी पढ़े ना बैटल ऑफ, क्या था? बैटल ऑफ आदियार या बैटल ऑफ सेंट थॉम। इसमें अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। ये बंदा मरा जाता है फ्रेंच के हाथों। और यहाँ पर जो था निजाम उल मुल्क, इसकी नेचुरल मौत होती है, बूढ़ा होकर मरता है। तो यहाँ का जो राजा है निजाम उल मुल्क, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना जी। तो ये निजाम उल मुल्क है, इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ अनवरुद्दीन है, इसकी मृत्यु हो जाती है। निजाम उल मुल्क में दो राजा है, दो कंटेंडर है जो चाहता है हम राजा बने। दो लोग हैं जो चाहते हैं हम राजा बने। और यहाँ जो कर्नाटक का एरिया है, यहाँ भी दो राजा है जो चाहते हैं कि दो लोग हैं जो चाहते हैं हम राजा बने। यहाँ जो पहला है उसका नाम है चंदा साहिब। क्या नाम है? इसका नाम है चंदा साहिब। एक बार हम देख लें ताकि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, नहीं तो फिर से रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी ये भूल जाते हैं और इसलिए बोले कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो देखिए, निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई और नवाब जो कर्नाटक है अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई। फ्रेंच किसको सपोर्ट करता है? मुजफ्फर जंग निजाम के लिए यानी हैदराबाद में, और चंदा साहिब को कर्नाटक में। ठीक, यानी कि हैदराबाद में कौन है? हैदराबाद का निजाम हैदराबाद में किसको सपोर्ट करता है? निजाम के लिए मुजफ्फर जंग को। तो यहाँ पर कौन है? एक है मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। और दूसरा कौन रहता है? नासिर जंग। नासिर जंग, ये चाचा भतीजा रहता है। तो यहाँ मुजफ्फर जंग है और इस तरफ नासिर जंग है। जो कर्नाटक का एरिया है, यहाँ है चंदा साहिब। कौन है? चंदा साहिब। चंदा साहिब है। और दूसरा कौन है? तो दूसरा आप देखिए है नासिर जंग, है ना? और मोहम्मद अली। कौन है? मोहम्मद अली है। चंदा साहिब और मोहम्मद अली, हम गलती नहीं कर रहे हैं, वो दिखाया है। क्या दिखाया है कि किसको कौन सपोर्ट करता है? तो ये है मोहम्मद अली। आपको ये याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम पहले ही आपको कैveat दिए थे कि आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कहानी आपको सिर्फ समझना है बस। और फिर जो बैटल हुए हैं लास्ट में हम बता देंगे, कौन सा ट्रीटी हुआ वो याद करना है। तो पहला जगह कौन है? हैदराबाद। और दूसरा जगह कौन है? कर्नाटक। हैदराबाद में किसकी मृत्यु होती है? निजाम उल मुल्क की। कर्नाटक में किसकी मृत्यु होती है? अनवरुद्दीन की। निजाम उल मुल्क के यहाँ पर दो राजा बनना चाहते हैं। पहला कौन है? मुजफ्फर जंग। और दूसरा कौन है? नासिर जंग। देखिए दोनों जंग जंग है तो एक ही जगह रहेगा ना, तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग है। अनवरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद कर्नाटक का राजा बनना चाहता है चंदा साहिब और मोहम्मद अली। जो फ्रेंच है वो सपोर्ट करते हैं एमसी को। फ्रेंच किसको सपोर्ट करते हैं? शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, एमसी को। एम से क्या होता है? एम से मुजफ्फर जंग होता है। तो मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट किया? फ्रेंच सपोर्ट किया। ठीक है। और सी से क्या होता है? चंदा साहिब होता है। इसको भी कौन सपोर्ट किया? फ्रेंच को। अब उल्टा मत कर देना, इधर तो फिर नहीं होगा ना, सी मतलब तो एक ही है ना। तो फ्रेंच को, फ्रेंच ने चंदा साहिब को मदद किया और फ्रेंच किसको मदद किया? मुजफ्फर जंग को। फ्रेंच का अभी गवर्नर कौन है? वही डुप्ले साहब हैं। और इन्होंने ट्रिक दिया कि इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना है और ब्रिटिश इसको मास्टर करके भारत का विजेता बनता है। तो डुप्ले क्या करता है? डुप्ले मदद कर देता है, यानी फ्रेंच मदद करता है चंदा साहिब को। किसको मदद करता है? फ्रेंच मदद करता है चंदा साहिब को, और यहाँ मदद करता है मुजफ्फर जंग को। और डुप्ले इतना होशियार था कि ये तीनों जो अलायंस बनाया है, ये तीनों अलायंस बनाकर इतना जल्दी मतलब अटैक करता है कि ये चंदा साहेब को, चंदा साहेब को राजा बनाने में सक्षम हो जाता है। कहाँ का? कर्नाटक का। और कर्नाटक की कैपिटल क्या थी? आरकोट। और दूसरी तरफ जो मुजफ्फर जंग है, इसको भी राजा बना देता है। मुजफ्फर जंग को भी राजा बना देता है। कहाँ की राजा बना देता है? ये राजा बना देता है हैदराबाद की। तो हैदराबाद की राजा किसको बना दिया? मुजफ्फर जंग को। और आरकोट की राजा किसको बना दिया? चंदा साहेब को। और ये डुप्ले पूरा मस्त है, ये देखिए डुप्ले किंग मेकर है, दो दो राजा बना दिया है। यहीं पर ब्रिटिश हताश और निराश बैठी हुई है। ब्रिटिश को क्या है? परेशानी हो रही है कि हमने राजा नहीं बना पाया, हमारे जगह वो राजा बना दिया।
तो ये हताशा में एक व्यक्ति आता है, अभी 20 साल का जवान बंदा और हाईली एनर्जेटिक और काफी ही मोटिवेटेड। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ लिख सकें। तो यहीं पर आता है रॉबर्ट क्लाइव, जो ब्रिटिश हताश हो गया है, पूरा नाखुश हो गया है, इसे कुछ समझ नहीं आता है। 20 साल का एक छोटा सा सैनिक जाके कमांडर को बोलता है कि आप आरकोट पर अटैक कर दीजिए। आरकोट का राजा किसे बनाया गया है? आरकोट का राजा किसे बनाया गया है? चंदा साहब को राजा बनाया गया, कर्नाटक में वही है। तो इस पे अटैक कर दीजिए। तो इसकी बात को उतना सीरियसली नहीं लेता है, पर क्योंकि कोई और उपाय नहीं रहता है, इसलिए इसको लगभग 200 का सोल्जर देता है और बोलता है ठीक है, जाकर अटैक कर दो। ये अटैक करता है और उस समय जो ब्रिटिश की फोर्स है, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश का तो रॉबर्ट क्लाइव ही है, तो उधर कौन कौन रहेगा बताइए? एक फ्रेंच है, दूसरा कौन है? मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग है ना, मुजफ्फर जंग एमसी है ना, एमसी को सपोर्ट किया ना। तो तीसरा कौन है? चंदा साहेब को सपोर्ट किया, चंदा साहेब को सपोर्ट किया। ये तीनों एक तरफ है और ये तीनों मिलकर मुजफ्फर जंग को राजा बनाने के लिए गया हुआ है। कहाँ गया हुआ? हैदराबाद गया हुआ है। हैदराबाद में इसकी मैक्सिमम फोर्स स्टेशन है हैदराबाद में, यानी आरकोट में क्या है? कम फोर्स है। यहाँ पर फ्रेंच चारों तरफ से, ये ब्रिटिश का क्लाइव का जो सेना है ये अटैक करता है और इसको कैप्चर कर लेता है। इसको आरकोट को कैप्चर कर लेता है। जैसे ये बात हैदराबाद में फ्रेंच को और मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को पता चलता है, यहाँ पर तो जो नासिर जंग है, मुजफ्फर जंग को, चंदा साहिब को ये मार भी देता है, क्योंकि वो यही रहता है, आरकोट में रहता है और आरकोट में मस्त मजा कर रहा होता है क्योंकि राजा बना है। तो इसकी तो मौत भी हो जाती है। तो यहाँ अटैक करके जो रॉबर्ट क्लाइव है वो कब्जा करके बैठा हुआ है, अटैक किया और यहाँ पर किसको राजा बना दिया? जो चंदा साहिब के ओपोजिशन में। आपको नाम याद नहीं करना, इसलिए हमको खुद याद नहीं रहता है। देखिए ये मोहम्मद अली है, इसको राजा बना दिया है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कहाँ की राजा? आरकोट की राजा बना दिया है। अब देखिए क्या होता है कि इसके बाद ये लोग जो फ्रेंच हैं हैदराबाद से इधर की ओर कूच करते हैं और इसको चारों तरफ से छेक लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसकी आर्मी, किसकी आर्मी? इसकी आर्मी, फ्रेंच की आर्मी। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है वो अंदर गए हुए हैं, किसमें? फोर्ट के अंदर है, किला के अंदर है और बाहर से पूरा ये फ्रेंच आर्मी घेर लेते हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव 2 महीना से ज्यादा तक इसके अंदर रहा, कैसे? बिना खाना पीना का मैनेज किया और साहस का एक परिचय दिया, विदाउट गेटिंग फेटिग्ड, विदाउट गेटिंग फियर्ड, बिना डर का, बिना भूख का, और अपना हिम्मत के सहारे वो अंदर से इसको प्रोटेक्ट करते रहे। और लास्ट में इसे अगर यहाँ फ्रेंच की सेना को जीत मिल जाती तब तो कुछ होती, लेकिन इसका पूरा डाइवर्सन होने के बाद भी यहाँ जीत नहीं मिली। इसी समय जब इसकी सेना हैदराबाद से इधर आई फ्रेंच की, तो यहाँ तो खाली हो गया और रॉबर्ट क्लाइव के साथ तो मात्र 200 सैनिक गया था ना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बाकी सैनिक थे वो हैदराबाद को कूच कर जाते हैं और हैदराबाद को घेर कर यहाँ पर राज बना लेते हैं। यानी यहाँ भी अभी किसका राजा है? ब्रिटिश का। यहाँ भी किसका राजा है? ब्रिटिश का। और इसके चारों तरफ सैनिक हैं, किसका? फ्रेंच का। फिर यहाँ पर ब्रिटिश आएंगे कभी हेल्प करने के लिए, या तो इसको मार देंगे या धीरे धीरे मामला खत्म हो जाएगा। पर दोनों जगह राजा किसका बन गया? दोनों जगह राजा बन गया ब्रिटिश का। और ये किसका करिश्मा था? रॉबर्ट क्लाइव का था। इसी को क्या बोलते हैं? सीज ऑफ आरकुट, क्योंकि आरकुट के अंदर जाके बहुत दिन तक रहे बैठे हुए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीज ऑफ आरकुट। ये आपको समझ में आया होगा। सेकेंड कार्नेटिक वार है, आपको इतनी कहानी जानने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ कौन सा राजा था यह भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे बीपीएससी की ऐसी औकात नहीं। और अगर यूपीएससी का भी आप तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन तो नहीं ही पूछती है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है। तो हिस्ट्री में हमारे लिए बहुत सारे और भी टॉपिक हैं, वहां अपना एनर्जी को लगाएंगे। कहानी अगर आपको समझ में आया तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये जनरली समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको बता देंगे। ठीक है, ये सब समझ गए। निजामुल मुल्क की मृत्यु होती है हैदराबाद में, और नवाब की कार्नेटिक अनवरुद्दीन की मृत्यु होती है। ये तो फर्स्ट कार्नेटिक वार में ही शहीद हो गया है, मारा गया है। फ्रेंच सपोर्ट किसको करता है? एमसी को, मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को। जो बाकी बच गया, ऐसे अगर इतना भी याद हुआ तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर दीजिएगा। ब्रिटिश सपोर्ट किसको करता है? नासिर जंग निजाम में, और मोहम्मद अली को नवाब के लिए, याद नहीं करना है। यहाँ की इवेंट क्या था? सीज ऑफ आरकोट। ये रॉबर्ट क्लाइव का ब्रिलियंट एंड डाइवर्सनरी अटैक था, जो आरकोट को डिफेंस करके भी रखा और इससे मोमेंटम ब्रिटिश के फेवर में आ गया। रिजल्ट क्या हुआ? फ्रेंच वर डिफीटेड। डुप्ले वाज रिकॉल्ड टू फ्रांस, रिप्लेस्ड बाय गवर्नर गोदेहू। तो डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया। क्यों?
क्योंकि इसने वार में बहुत ज्यादा नुकसान करवाया था फ्रेंच का, और वहां इसको फांसी की सजा दी जाती है। समझ रहे हैं आप? फांसी की, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ अच्छा कर रहा था। फर्स्ट कार्नेटिक वार जब आप पढ़ेंगे तब देखेंगे कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ होगा कि, नहीं दिया, हाँ नहीं, सेकंड कार्नेटिक वार में देखिए जब ये दो को राजा बनाता है ना, तो इसको क्या मिलता है? टू से सो ग्रेटिट्यूड विक्ट्री ऑफ विक्ट्री, चंदा साहेब गेव 80 विलेजेस टू डुप्ले, डुप्ले को 80 विलेज देता है। यहाँ पर 20 लाख रुपया देता है जब दूसरे को राजा बनाता है। इसको मुजफ्फर जंग को जब राजा बनाता है 20 लाख रुपया मिलता है। तो ये लोग पैसा के लिए कर रहा है, कोई ज्यादा देश सेवा तो ठीक है, तो इसलिए इसको बुला लिया जाता है। और इसके जगह जो अगला राजा, अगला जो गवर्नर बनता है किसका? फ्रेंच का, उसका नाम है गोदेहू। अब आप बताइए, ये डुप्ले तो होशियार था, ब्रिटिश का नाक में दम तो किया ही था। फर्स्ट कार्नेटिक वार में तो ब्रिटिश का मद्रास ही कैप्चर कर लिया था, उसको पराजित ही कर दिया था। ये तो ब्रिटिश फ्रांस को कनाडा में पराजित करने में सक्षम हुए, इसलिए फिर ये ट्रीटी हो गया, हुआ ना, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल, और उसमें इसने मद्रास को वापस कर दिया। अब जो गवर्नर बना है गेदेहू, ये तो गधा है, तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी इसके बाद फ्रांस का जो अंत है, फ्रांस का जो डिक्लाइन है, डाउनफॉल है, वो स्टार्ट हो जाता है, और ब्रिटिश को यहाँ से मजबूती मिल जाता है। इसलिए नहीं कि वो सेकेंड कार्नेटिक वार जीता है, इसलिए क्योंकि जो होशियार डुप्ले, इसे वापस बुला लिया जाता है। ये ट्रीटी कंक्लूड होता है विथ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी युद्ध के अंत में होगा, 1754 में होगा, और इससे खत्म होता है, और ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस को कन्फाइंड कर दिया। मोहम्मद अली नवाब बन गया है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और ये बोला गया है कि यूरोपियन कंपनी वुड नॉट इंटरफेयर इन डिस्प्यूट्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस। हालांकि ऐसा होता नहीं है और बार बार डिस्प्यूट होता है। तो इसमें हमें क्या याद करना है, यह एक बात रह जाती है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो फर्स्ट वार ऑफ कार्नेटिक है, ये सेकेंड वार ऑफ कार्नेटिक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड कार्नेटिक वार, ये किसके बीच में लड़ा जाता है, यह बताने की तो आवश्यकता नहीं है, पर कब लड़ा जाता है ये याद आप थोड़ा रख सकते हैं, 49 से 54 के बीच में, क्योंकि इजी है, क्योंकि हमने बताया 48 में खत्म होता है, अगले साल ये शुरू होता है। ठीक है, सेकेंड कार्नेटिक वार है। यहाँ पर फ्रेंच का गवर्नर कौन है? ड्यूप्ले है। यहाँ पर सबसे बड़ा रोल किसका हुआ? क्लाइव का हुआ ना, क्लाइव का, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। यहाँ पर कौन मरता है? हैदराबाद का राजा मरता है। कौन है हैदराबाद का राजा? जो फाउंड किया था, निजाम उल मुल्क, है ना। और यहाँ कार्नेटिक का राजा कौन मरता है? ये अनवरुद्दीन मरता है। अब बोलिएगा ये क्यों याद करें, ये भी तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, पर क्योंकि हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ा है कि फाउंडर है तो याद आसानी से हो जाता है ना। अनवरुद्दीन फर्स्ट बैटल में मरा है तो एक लिंक बनता है ना, इसके लिए। चंदा साहब है, ठीक है, ये सब कोई जरूरी नहीं। बहुत ज्यादा आपको याद करने का मन है तो आप, हमने जितना बताया आप ये याद कर लीजिए कि जो फ्रेंच है इसने किसको सपोर्ट किया? एमसी को, यानी मुजफ्फर जंग को। एम से मुजफ्फर जंग और सी से चंदा साहब को, चंदा साहब को। अगर मुजफ्फर जंग को इसने सपोर्ट किया तो इसी का जो नासिर जंग है उसको कौन सपोर्ट करेगा? उसको ब्रिटिश सपोर्ट करेगा, ब्रिटिश सपोर्ट करेगा। और यहाँ चंदा साहब है तो दूसरा कौन रहता है? मोहम्मद अली। अभी का मोहम्मद अली देखिए, जो बॉक्सर थे, हालांकि मृत्यु हुई अच्छे दिन हो गई, लेकिन ये देखिए कितना पावरफुल है, ये मोहम्मद अली कितना वीक था। तो फ्रेंच इसको सपोर्ट किया। इसमें जो मेन इंसिडेंट था क्या था? वो था, क्या था? सीज ऑफ आरकोट। क्या था? सीज ऑफ आरकोट। और सीज ऑफ आरकोट किसके द्वारा किया जाता है? क्लाइव, जो मात्र 20 साल का है, अभी सेना में नीचे ओहदा पर है, नीचे पोस्ट पर है, नीचे पद पर है, पर इतना बड़ा कारनामा कर दिखाता है, और यहीं से क्लाइव का जिंदगी चमक उठता है। बाद में बहुत बड़ा बड़ा कारनामा, जैसे बैटल ऑफ प्लासी में आपने पढ़ा, डुअल गवर्नमेंट को बनाने में जो उसका योगदान था, बहुत सारा पैसा लूटता है। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि क्लाइव ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर लेता है। सोचिए, इतना बड़ा पावरफुल आदमी, इतना ब्रिलियंट आदमी, इतना पैसा, अकूट पैसा कमाया, पर जाके आत्महत्या करना पड़ा, ऐसी इसकी जिंदगी हो गई थी। तो हमें अच्छे ढंग से पैसा कमाना चाहिए, अच्छा जीवन यापन करना चाहिए, नहीं तो ऐसी भी स्थिति आती है कि पावरफुल से पावरफुल व्यक्ति का यह हाल हो जाता है। फिर इसका जो खत्म हुआ, तो ट्रीटी कौन सा हुआ? इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी। ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी, क्यों ऐसा ट्रीटी का नाम है? क्योंकि ये युद्ध शुरू कहाँ से हुआ? भारत से। तो समाप्त भी कहाँ से होगा? भारत में ही तो समझौता होगा। ये यूरोप में तो समझौता नहीं होगा ना, क्योंकि भारत में शुरू हुआ। तो यही पुडुचेरी, क्यों? क्योंकि इसको कैप्चर कर लिया होगा ब्रिटिश। यहाँ ब्रिटिश जीत रहा है ना, ब्रिटिश ने जीता, तो पुडुचेरी में ही जाके करेगा समझौता। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कुछ कम भी याद रहेगा तो चलेगा, वो नाम वाला आपको टेंशन नहीं लेना है। हालांकि उसके लिए भी हमने ट्रिक बनाया। अब आप बताइएगा, काश ऑफलाइन में पढ़ रहे होते और आपसे बात कर रहे होते तो अलग मजा आता। पर फिर भी आप बताइएगा कमेंट में कि क्या आपको पसंद आया। कोई भी देख रहे हैं,
आप जरूर बताइए, अगर आप यहाँ तक ध्यान से पढ़ें तो जरूर बताइए कि सेकेंड वॉर ऑफ कार्नेटिक और फर्स्ट वॉर ऑफ कार्नेटिक आपको याद हुआ, समझ में आया, मजा आया कि नहीं। अगर यस है तो ठीक है, हम आज काफी खुशी खुशी हमारा दिन बीतेगा। देखिए तीसरा कार्नेटिक वार पढ़ते हैं। थर्ड कार्नेटिक वार कब होता है? 56 से 63 के बीच में, क्योंकि इसका नाम भी क्या है, 7 ईयर्स वार से शुरू होता है। यूरोप में एक वार होता है जिसको बोलते हैं 7 ईयर्स वार, क्योंकि यह 7 साल तक चलती है, इसलिए 1756 से 63 के बीच में। 7 साल हुआ ना, 4 3 7 साल। ठीक है, पहला कब हुआ था? 1740 से 46 के बीच में, सॉरी 48 के बीच में, इसको 46 से 48 भी बोल सकते हैं। दूसरा अगले साल शुरू हो गया 1749 से 54 के बीच में। यहाँ पर अगर 1 साल का गैप रहा है तो यहाँ आप 2 साल का गैप नहीं दीजिएगा। रीजनिंग नहीं पढ़े क्या? तो 1756 से 1763 के बीच में यह युद्ध चलता है। और क्योंकि यह आउटब्रेक कैसे होता है, इस युद्ध का आउटब्रेक कैसे होता है? आउटब्रेक होता है विद द 7 ईयर्स वार, जो यूरोप में एक वार हुआ 7 ईयर्स वार। आप ये कमेंट में बताइए कि जो हाल फिलहाल में ईरान वर्सेस इसराइल का युद्ध हुआ, इसे हम कौन सा वार का नाम से जानते हैं? अगर ये आप बता दीजिएगा कमेंट में, तो हम, अगर कभी संपर्क हुआ आपसे, करने का मौका मिला, हम आपको गिफ्ट देंगे। बिना सर्च किए हुए बताइएगा तब कि इस युद्ध को, ये जो वार हुआ 2025 में, जिसमें ट्रंप ने न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी डिस्ट्रॉय किया, अमेरिका का U2 बॉम्बर्स, इसे क्या नाम से जाना जाता है? जरूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसका कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये तीसरा बार शुरू हो रहा है। कब से हो रहा है? 1756 से 63 तक रहा। और इसका कारण क्या थी? 7 ईयर्स वार इन यूरोप, 7 ईयर्स वार इन यूरोप। और ये फाइनल और डिसेसिव शोडाउन था इंडिया में। की बैटल क्या हुआ? बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में। जैसे फर्स्ट कार्नेटिक वार में की बैटल कौन था? बैटल ऑफ आदियार। बैटल ऑफ आदियार कौन था? बैटल ऑफ आदियार। इसी को क्या बोलते हैं? सेंट थोम। इसमें कौन हराया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस अनवरुद्दीन की सेना टकराई थी। यह क्वेश्चन पूछने की कितनी चांस है? 100% चांस है, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं। और सेकेंड बैटल अभी एक बता देते हैं, फिर उस पर आते हैं। जो सेकेंड बैटल ऑफ कार्नेटिक है, या सेकेंड वार ऑफ कार्नेटिक है, इसमें जो मेन बैटल था वो क्या था? सीज ऑफ आरकूट। सीज ऑफ आरकूट किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है। और थर्ड बैटल ऑफ कार्नेटिक जब हम पढ़ रहे हैं, या थर्ड वार ऑफ कार्नेटिक, बैटल मतलब होता है छोटी छोटी बहुत सारी बैटल लड़ी जाती है, तब वार जीतते हैं। जैसे आप प्री पास कीजिएगा तो एक बैटल पास करना हुआ, मेंस पास कीजिएगा एक बैटल पास करना हुआ, पर जब आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम आएगा तो वो हुआ कि आपने युद्ध जीत ली, वार जीत ली। तो बैटल, एक वार के अंदर छोटे छोटे बैटल होते हैं, तो ये वार है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो थर्ड बैटल ऑफ कार्नेटिक, थर्ड वार ऑफ कार्नेटिक है, इसका जो मेन वार था वो था बैटल ऑफ वांडीवास। क्या है? बैटल ऑफ वांडीवास। शायद 71st बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन इस पर तो बनता ही है, क्योंकि थर्ड कार्नेटिक वार का मेन बैटल, बैटल ऑफ वांडीवास से पूछा, तो फर्स्ट बैटल का जो बैटल ऑफ आडियार है वो उससे भी ज्यादा सिग्निफिकेंट था, तो वो पूछेगा। तो इसका की इवेंट क्या था? बैटल ऑफ वांडीवास। ये क्या था बैटल? द डिसाइसिव बैटल वेयर ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय सर आयरकुटे कॉम्प्रिहेंसिवली क्रश्ड द फ्रेंच आर्मी लेड बाय काउंट डी लैली। तो जो ब्रिटिश फोर्स है, इसके नेतृत्व कौन कर रहे हैं? कूटे। तो यही तो कूटेंगे, इसका नाम ही क्या है? सर आयरकुटे। और फ्रेंच आर्मी को कौन लीड कर रहा है? लाली। तो लाली को किसने कूटे? कूटे ने। तो सर आयरकुटे ने काउंट डी लैली को कूट दिया, और इस तरह से फ्रेंच हार गया। किसमें? बैटल ऑफ वांडीवास में। अब आप बोलिएगा कि अभी तो आपने बताया था गैदेहू बना है, तो गैदेहू गवर्नर बना है, और इतने समय तक गवर्नर भी रहे, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ बोल रहा है कि फ्रेंच आर्मी को जो लीड कर रहा है उसका नाम है लाली, और गैदेहू क्या था? वो गवर्नर था। जैसे पीएम होते हैं और आर्मी चीफ होते हैं, अंतर होती है ना, उस तरीका से गैदेहू गवर्नर था। ये लाली क्या है? ये लाली फ्रेंच आर्मी का लीडर है, और सर आयरकुटे ने इसे कूट दिया। इस फॉलोइंग दिस द ब्रिटिश कैप्चर्ड फ्रेंच कैपिटल पोंडिचेरी इन 1761। 1761 में। ये बैटल कब होता है? 1760 में होता है। यह भी याद रखने का विषय है, ये जरूर आप याद रखिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन PYQ है। तो इसके वजह से ये क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है दोबारा। और अगर ये पूछा जा सकता है तो ये तो पक्का ही पूछा जा सकता है, जिसको हमने पढ़ा है बैटल ऑफ आदियार या सेंट थॉम। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, और शायद याद हो गया होगा। थर्ड बैटल ऑफ कार्नेटिक में कौन सा होता है? बैटल ऑफ वांडीवास। ये डिसाइसिव बैटल था। इसके बाद पुडुचेरी को कैप्चर कर लेता है। इसका जो रिजल्ट होता है वो है ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो समझौता होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। क्योंकि ये शुरू कैसे हुआ? 7 ईयर्स वार से हुआ यूरोप में।
तो जब तक यूरोप का युद्ध शांत नहीं हो जाए भारत में कैसे शांत होंगे। इसलिए इसके लिए जो ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, यूरोप में ही होता है। ठीक है, 1763 में होता है। फॉर्मली एंडेड द वार को फॉर्मल रूप से खत्म कर दिया, हालांकि फ्रेंच तो पहले ही हार गए थे। फ्रेंच सेटलमेंट्स वर रिस्टोर्ड, यानी फ्रेंच का जितना भी एरिया ब्रिटिश ने कैप्चर करा था उसको वापस दे दिया। इसलिए क्योंकि ये युद्ध और जगह ना फैल जाए, कहीं पर फ्रेंच भी हो सकता है पावर में रहें, ब्रिटिश को वहां पर कूटे रहें, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए रिटर्न कर दिया गया। बट दे वर परमानेंटली फॉरबिडन फ्रॉम फोर्टिफाइंग देम और यूजिंग देम फॉर पॉलिटिकल पर्पस। लेकिन आप वो मद्रास मिल तो जाएगा पर आप उसका किलाबंदी नहीं कर सकते। आपको यनम मिल तो जाएगा, आप उसका किलाबंदी नहीं कर सकते। आपको कराईकल मिल तो जाएगा, आप उसका किलाबंदी नहीं कीजिए। आपको माहे मिल जाएगा, किलाबंदी नहीं कीजिए। और जब भारत आजाद होगा तो इसी का नाम क्या रखेगा, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, बिकॉज फ्रेंच गोट रेस्ट्रिक्टेड इन दीज 4 प्लेसेस आफ्टर द बैटल ऑफ वांडीवास, आफ्टर द बैटल ऑफ या थर्ड कार्नेटिक वार। इस तरह से इसका इंपीरियल जो एम्बिशन है वह पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, एक बार आप देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वार, हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, यहाँ पर आप हमको माफ कीजिएगा, बहुत कंट्रोल करके हम धीरे धीरे बोल रहे थे, पर अब रिवीजन चल रहा है तीनों वार का एक बार, तो हम थोड़ा फास्ट बोलते हैं। पहला कार्नेटिक वार का हुआ 46 से 48, या इसको ही 40 से 48 भी कहते हैं। इसे क्यों शुरू हुआ, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन के कारण। इसमें क्या था, ब्रिटिश और फ्रेंच के अंदर हुआ। फ्रेंच किसके अंदर है, ड्यूप्ले के अंदर है। इसमें कौन सा बैटल इंपोर्टेंट हुआ, बैटल ऑफ सेंट थॉम, जिसमें फ्रेंच की आर्मी छोटी सी है, ये शायद तो, और इधर अनवरुद्दीन की आर्मी थी जिसे कूट दिया। कौन सा ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल, खत्म हो गया। दूसरा वार क्यों शुरू हुआ, फ्रेंच इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ कर्नाटिक एंड हैदराबाद। कर्नाटिक का राजा बना, हैदराबाद का राजा बना, दो भाई लड़ रहा है, चाचा भतीजा लड़ रहा है, इसमें फ्रेंच को घुसने की क्या जरूरत थी, समझ रहा है। इसलिए जब घर में कोई समस्या हो तो बाहर वाले को जरूर एंटर करने नहीं दीजिए, वो डुप्ले हो सकता है। तो यहाँ पर ब्रिटिश किसको सपोर्ट करता है, मोहम्मद अली और नासिर जंग। फ्रेंच एमसी को, मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब को। और यहाँ पर ये समाप्त कैसे होता है, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी, इसी में होता है सीज ऑफ आरकुट, ध्यान रखिएगा। तीसरा वार क्यों शुरू होता है, कब से कब, 1756 से 1763। क्यों होता है, 7 इयर्स वार वाज स्टार्टेड इन यूरोप, और उसी का ये रिपरकशन था। यहाँ ब्रिटिश सेना किसके अंदर थी, आयर कुटे, और फ्रेंच किसके थी, काउंट डिलेली। ये इमेजिनरी फोटो, इतना स्मार्ट ये लोग भोमा नहीं लगते थे, ठीक है। तो ये काउंट डी लैली हैं और ये सर आयर कूटे हैं। बैटल ऑफ वांडीवास इसमें डिसाइसिव था, इन विच कूटे ने कूटे लैली को, और इस तरह से उसका एम्बिशन खत्म कर दिया। आगे का जो टॉपिक है, इससे पहले कि आप हड़बड़ा जाएं कि कितना देर तक ये मास्टर बुक आएगा, तो हम बता दें कि ये जो आगे का टॉपिक है ये क्या है, कॉजेज फॉर फ्रेंच सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर। इंग्लिश क्यों सक्सेस हुए, फ्रेंच क्यों हार गया, एक ये टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है कि इंग्लिश क्यों विजय हुआ दूसरे यूरोपियन पावर के कंपैरिजन में। ये दोनों को हम वीडियो रिकॉर्ड करके दे देंगे, और इसके साथ, हालांकि ये रिकॉर्ड करने में ज्यादा नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा, है ना, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव टाइप का है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स हम दे दिए हैं, एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है और इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हमने खुद लिखा है, और जहां भी हार्ड लैंग्वेज था उसको हमने चेंज कर दिया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। नोट्स दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख के इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कहीं कभी भी, आज से 1 महीना के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, कभी भी इस पे डाउट हो और नए समझ में आए, और आप चाहेंगे कि हम एक्सप्लेन करें, हालांकि यह बहुत ईजी है तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी कोई भी टॉपिक में अगर डाउट हो, समझ में ना आए, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, हम पर्सनली उसको चेक करेंगे। और कम से कम आ, अगर बहुत बड़ी हमारी सफलता होती है और बहुत कमेंट आने लगता है, तब भी तो हम टीम रखेंगे और आपके कमेंट के हिसाब से भी वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा और आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही माध्यम से पर जो मुलाकात होगी, ये सिलसिला हम चाहेंगे कि काफी लंबे समय तक चले। तो आप परेशान नहीं होइएगा, आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा, नहीं आए तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से जुटे रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारा चैनल का नाम है बार्क, BARK, और अगर आप सर्च करिएगा BRCK और BPSC तो आपको ये चैनल दिखेगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। इसी के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, कुछ घंटों में ही आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।